क्या रोमन रेंस करेंगे मनी इन द बैंक में रिटर्न? क्यों गाली खा रहे हैं ट्रिपल एच? और कर दिया मैंने मनी इन द बैंक की सारी प्रेडिक्शन इस WWE अपडेट्स की वीडियो में, जिसका सही प्रेडिक्शन करने वाले को गिव अवे होगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं WWE की अपडेट्स की। देखिए, कई लोगों ने मेरे को इलॉजिकल कहा जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि इंडिया के अंदर सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं दिखाई गई। इसका मतलब सीरियस नहीं है WWE इंडिया को लेके। खैर, ये कहना आसान है कि इंडिया के पास पैसे नहीं है और WWE के प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कुछ है नहीं इंडिया के पास। खैर, ये कहना आसान है, इंडिया के पास पैसे नहीं है और इतना केटर भी WWE को नहीं करते कि WWE यहाँ से प्रॉफिट्स बना पाए। मगर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या ही WWE कर रही है प्रॉफिट्स बना के? R-Truth को रिसेंटली WWE ने रिलीज कर दिया। मुझे पहले लगा कोई मजाक है, लेकिन नहीं था, देवर सीरियस। मतलब कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर से पहले R-Truth का फेयरवेल टूर हो गया। अब R-Truth को निकाला क्यों बताया जा रहा है? मोस्ट प्रोबेबली पे कट के लिए। आसान भाषा में बताऊं तो WWE R-Truth को उतनी सैलरी नहीं देना चाह रही थी और उनको इतने पैसे देना वो बिल्कुल सही नहीं समझ रही थी अपने प्रॉफिट्स के लिए। वहीं कार्लिटो, जो R-Truth से ज्यादा यूज हो रहे थे WWE में, उनको भी WWE रिलीज कर देती है। इन दोनों के रिलीज से तो बैक स्टेज सुपरस्टार्स भी खुश नहीं है। इवन हील जॉन सीना ने भी R-Truth की इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। वही रिया रिप्ली ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ ट्वीट किया। जेडी मैकडोना तो ये कह रहे हैं कि कार्लिटो गया, साला यहाँ पे किसी से दोस्ती कर ही नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कब कौन चला जाए। खैर, R-Truth को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बाहर बड़ा मिल जाएगा और कार्लिटो ने तो ऑलरेडी WWC पोर्टोरिको चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन लोगों को तो काम मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो WWE सुपरस्टार्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, कॉलेज में जाके मैंने पूरी मैनेजमेंट पढ़ी है और उस एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि इस तरीके से रोस्टर में से लोगों को निकाल देना जिनको WWE को लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, तो इससे बाकी के सुपरस्टार्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। सबको अपना करियर कितना डेंजर में नजर आने लगेगा WWE में। WWE से ज्यादा वो AEW और TNA को कंसीडर करने लगेंगे और काफी रेसलर्स तो अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अपना फुल पोटेंशियल कोई भी सुपरस्टार देने से पहले सोचेगा। उनको तो हमेशा यही डर रहेगा कि कभी उनको रिलीज ना कर दिया जाए। तो अब आप खुद ही बताओ, प्रॉफिट कमाने का ये तरीका TKO का कितना सूटेबल है? एक तो आपने फैंस की टिकट बढ़ाई, ऊपर से आप पे कट के नाम पे रेसलर्स को भी निकाल रहे हो क्योंकि WWE को ओवरऑल बैलेंस शीट में बड़ा प्रॉफिट दिखाना है। और दोस्तों, इसमें ट्रिपल एच का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो ही पिक करते हैं उन सुपरस्टार्स को जिनको रिलीज करना है। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि R-Truth को रिलीज करना या कार्लिटो को रिलीज करना गलत है। उन लोगों की एज हो गई थी, लेकिन उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था या उनके फेयरवेल को कुछ वर्थ बनाया जा सकता था। R-Truth जैसे कॉमेडी करने वाले कैरेक्टर्स बहुत कम है WWE में। जो बंदा ब्रॉक लेसनर को भी उसके प्रोमो के टाइम हंसा दे, उस बंदे की कितनी वैल्यू होगी। मानता हूँ TKO बिजनेस कर रही है, लेकिन इतना ब्रूटल बिजनेस करना क्या सही है? दूसरी न्यूज भी सिमिलर ही है। WWE अब जो टेबल्स तोड़ी जाती है उनके ऊपर भी स्पॉन्सर्स के स्टिकर लगाने वाली है। मतलब वहाँ से भी और प्रॉफिट आएगा। कुछ दिन आप रुको, कच्चे बनियान पे भी स्पॉन्सर्स आपको नजर आएंगे। WWE यहाँ पे सिर्फ एक चीज कर रही है, अपने प्रॉफिट्स का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। पिछले साल इतना प्रॉफिट था, अब इतना प्रॉफिट हो गया, उस चार्ट को मेंटेन करना चाहती है। लेकिन ये प्रोग्रेस WWE को अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही है। वैल्यूएशन तो WWE की बहुत बढ़ रही है, लेकिन यही वैल्यूएशन WWE को आगे सेल करने में तो बहुत अच्छी काम आएगी। लेकिन WWE जो एक एंटरटेनमेंट एंटिटी थी, वो सिर्फ एक खरीदने बेचने का सामान रह जाएगी और कुछ नहीं। फैंस के इमोशन से बनी ये इंडस्ट्री पैसों के नीचे खत्म हो जाएगी। इस सब की वजह से AEW और TNA जैसी कंपनीज के और ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी WWE से बहुत ज्यादा अलग है। प्रॉफिट्स के लिए WWE जितना गिर गई है उतना अभी वो लोग नहीं गिरे हैं। और सिर्फ फैंस को नहीं, बड़े बड़े रेसलर्स को भी ये दूसरी कंपनियां फिर खरीद लेंगी, क्योंकि हर कोई एट दी एंड जॉब सिक्योरिटी चाहता है। वहीं दोस्तों, पता नहीं क्यों रिक फ्लेयर ने एक अजीब सा पोस्ट किया जिम रॉस के बारे में कि जिम रॉस अपनी बीमारी के बारे में शेयर करके सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। ऐसा ट्वीट एक मैच्योर बंदे से आना बड़ा शॉकिंग था और फैंस की बात करें तो उनको भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर दोस्तों, फैंस WWE के लगातार बड़े बड़े शोज करने से भी परेशान है। बैकलैश हुआ, एकदम से सैटरडे नाइट मेन इवेंट आ गया, फिर एकदम से मनी इन द बैंक भी आ रहा है, साथ साथ में ट्रिपल ए का वर्ल्ड कोलाइड जैसा शो भी घुसा दिया। भाई, आपने एक पूरी नई एंटिटी खरीदी और उसका कोई हाइप ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो मेरे को पता ही नहीं है ट्रिपल ए के अंदर कौन लोग हैं, क्योंकि WWE ने कोई स्टोरी लाइन ही बिल्ड नहीं की रॉ या स्मैकडाउन से जो ट्रांजिशन हो जाए ट्रिपल ए में। और कर भी कैसे पाएंगे जब हर 2 हफ्ते में PLE हो जा रहा है। इस वजह से कोई स्टोरी लाइन सही से बिल्ड हो ही नहीं पा रही है। रेसलमेनिया 41 के बाद कोई अगर डायरेक्टली मनी इन द बैंक भी देख ले तो उसको स्टोरी लाइंस के अंदर ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा और ना ही ये एक्साइटमेंट होगी कि रेसलमेनिया 41 से मनी इन द बैंक तक क्या हुआ, क्योंकि स्टोरी लाइन शो नहीं हुई लेकिन प्रॉफिट शो हुए हैं। भाई, एवोल्यूशन शो को लेके खुद फीमेल रेसलर्स डाउट कर रही हैं। जिस तरह WWE का बिहेवियर चल रहा है, उनको लगता है कि ये PLE जैसे ही कम प्रॉफिट कमा के देगा, वैसे ही इस वुमेन ओनली PLE को बदनाम करके बंद कर दिया जाएगा। इससे अच्छा तो WWE एवोल्यूशन करवाती ही नहीं।
एटलीस्ट नाम तो बदनाम नहीं होता पीएलई का, लेकिन टीकेओ फेक वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लहरा के प्रॉफिट्स भी तो कमाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बैकलैश फैंस की तरफ से कम नहीं हो रहा था कि रिकीशी भी उसमें कूद पड़े हैं। रिकीशी जो जे उसो के फादर हैं वो बोल रहे हैं क्या बवासीर है ये, जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को एक टैग टीम मैच के सहारे चलाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है तो उसको टैग मैच में क्यों ही डाला जा रहा है, उसको एक बड़े सुपरस्टार की छाया में क्यों रखा जा रहा है। इससे अच्छा लोगन पॉल के साथ 1-on-1 मैच करवा देते और जे उसो अगर उस मैच को जीत जाते तो उतना ही प्यार उनको मिलता जितना हेट लोगन पॉल को मिलता है। इससे जे उसो को एज अ सिंगल्स चैंपियन भी काफी अच्छा पुश मिलता। वहीं दूसरी तरफ गुंथर की भी वैल्यू को डाउन कर दिया गया है। बंदा 3-3 4-4 हफ्ते वेट कर रहा है। जो बंदा फ्रस्ट्रेट होने के बाद कमेंटेटर को तभी पकड़ के पीट सकता है, वो बंदा इतना पेशेंस रखा हुआ है कि मेरा नंबर आएगा तब मैच लूंगा। सच बताऊं तो जे उसो और गुंथर की स्टोरी लाइन वैसे भी कुछ खास कर नहीं रही थी, तो मेरे हिसाब से जे उसो और गुंथर की स्टोरी लाइन को इतना ड्रैग करना ही नहीं था। दोनों हर हफ्ते एक ही कहानी दिखाते रहते हैं। अगर जे उसो को सिंगल्स पुश देना ही था तो रिकीशी का ये कहना तो सही है कि उनको लोगन पॉल के साथ एक मैच दिया जा सकता था। बाकी अभी तो वो कोडी रोड्स की छत्र छाया में ही नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों सीएम पंक को लेके एक बड़ी दिक्कत नजर आ रही है मुझे। सीएम पंक ने 40 मिनट का प्रोमो काटा एलिमिनेशन चेंबर के लिए कि मैं ही जीतने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर। फिर सीएम पंक ने रेसलमेनिया के लिए भी लंबा प्रोमो काटा। फिर मनी इन द बैंक जीतूंगा इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोमो काटा। ना उन्होंने कोई मैच जीता और मनी इन द बैंक तो छोड़ो क्वालिफाई भी नहीं हुए। अब ये चीज बार बार होने की वजह से सीएम पंक की वैल्यू को बड़ा डाउन कर रही है। अब ये जो करवाया जा रहा है इसका रीजन मुझे तो पता है क्या है। सीएम पंक जिस तरीके का प्रोमो काटते हैं वैसा प्रोमो कोई नहीं काट सकता। वो इतना बॉयल अप कर देते हैं कि टिकट सेल्स बढ़ जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात आ जाती है। टीकेओ उनके थ्रू बस टिकट सेल्स करवाना चाहती है। स्मार्ट है। जैसे उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने की बात आती है तो कहानियां इधर की उधर हो जाती हैं। इस वजह से कुछ टाइम में आप देखोगे कि सीएम पंक के प्रोमोस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बाकी दोस्तों रोमन रेंस का रिटर्न पॉसिबल मनी इन द बैंक के अंदर है कि नहीं ये मैं प्रेडिक्शंस के एंड में बताता हूँ। सो अब आते हैं मनी इन द बैंक 2025 के प्रेडिक्शंस पे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये देखने को मिलेगा कहाँ। सो अगर आपको ये देखना है तो 9 जून को सुबह 4:30 बजे उठ के बैठ जाना और देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे तो जाना पड़ेगा। अब आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं जाना है और फ्री में देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको बाकी के स्टेप्स बता दूंगा। बाकी अब मनी इन द बैंक के अंदर 1-1 घंटे के 2-2 मैचेस होने वाले हैं, इसीलिए मैच कार्ड के अंदर ज्यादा मैचेस नहीं है, बस 4 ही मैचेस हैं। लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। सो इस मैच को हम लायरा वेल्केरिया और बेकी लिंच का लास्ट मैच मान सकते हैं, क्योंकि बेकी लिंच ने बता दिया है कि इसके बाद वो लायरा वेल्केरिया को चैलेंज नहीं करेंगी। इस मैच में हम मोस्ट प्रोबेबली बेली का रिटर्न देख सकते हैं और लायरा वेल्केरिया की मदद कर उनको वो चैंपियनशिप रिटेन करवा सकती हैं। सो मेरे हिसाब से इस मैच की विनर बनने वाली है लायरा वेल्केरिया। वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच। सो इस मैच के लिए हम लाइन वाइज लोगों को निकालते हैं और रीजन देते हैं क्यों वो नहीं जीतेंगे। वैसे तो इस मैच को जीतने के सबके अपने अपने रीजन हैं, लेकिन जूलिया को मैं सबसे पहले निकालूंगा। वो अभी अभी रोस्टर पे आई है और उनको उतना पुश देते हुए WWE नजर नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि उनको WWE ने कुछ OMG स्पॉट्स के लिए जरूर रखा होगा। वहीं दूसरे नंबर पे मैं रॉक्सिन परेज को निकालूंगा, क्योंकि उनके पास अभी जजमेंट डे की स्टोरी लाइन है लव ट्रायंगल वाली। सो मुश्किल है कि वो इस मैच को जीते। एक तरफ ये भी हो सकता है कि उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जितवा दिया जाए और दूसरी तरफ ईओ स्काई से लिव मॉर्गन चैंपियनशिप जीत ले, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने के लिए बहुत लंबी स्टोरी लाइन चाहिए होगी और उस स्टोरी लाइन को बनाने में तो अगले साल का मनी इन द बैंक आ जाएगा। तीसरी बंदी जो इसको नहीं जीतने वाली है वो है नियोमी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी WWE चैंपियन के साथ में स्टोरी लाइन चल रही है, तो उनके पास तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, तो एक और अपॉर्चुनिटी लेके वो क्या ही करेंगी। फिर आती है एलेक्सा ब्लिस, जिनकी शायद एक स्टोरी लाइन शार्लेट फ्लेयर के साथ में चलने वाली है, उस वजह से उनका जीतना भी मेरे को यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा। फिर हम बात करते हैं 2 बंदियों की जिनका सबसे ज्यादा जीतने का चांस है, रिया रिप्ली और स्टेफनी वकार। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है स्टेफनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की विनर बन सकती हैं। उनका टाइटल हरवा के उनको बहुत जल्दी में इस मैच में ऐड किया गया है। बंदी ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब भी चैंपियनशिप के साथ आती थी बहुत अच्छा पॉप लेके जाती थी। इसी पॉप को वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देके उनको भी निकलवा सकती है, और अगर उनके पास लंबे टाइम तक ब्रीफकेस रहता है तो उनकी एक वैल्यू बनी रहेगी WWE के अंदर। वही रिया रिप्ली भी एक ऑप्शन है, लेकिन उनको तो कभी भी मुंह उठा के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच मिल जाएगा। वो इतना पोटेंशियल रखती है, उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की क्या ही जरूरत है। तो मेरे हिसाब से इस मैच की विनर बनेंगी स्टेफनी वकार। मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। ओके, मेंस के मैच के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज बनती नजर आ रही हैं। एक तो सेथ रॉलिंस जीतेंगे और दूसरी सेथ रॉलिंस नहीं जीतेंगे। अगर वो नहीं जीते तो एक ही बंदा है जिसके रिटर्न की वजह से वो नहीं जीतेंगे, और वो बंदा है रोमन रेंस। तो रोमन रेंस का रिटर्न हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो एल ग्रांडे अमेरिकानो यहाँ से मैच को निकाल सकते हैं।
हैं। अब फैंस के लिए बड़ी दुविधा है, एक तरफ रोमन रेंज का रिटर्न होगा तो दूसरी तरफ एल ग्रांडे ब्रीफकेस के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ अगर रोमन का रिटर्न यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस जॉन सीना इन लोगन पॉल टैग टीम मैच। ओके, ये एक सेलिब्रिटी मैच की तरह तो है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हमें दो वर्ल्ड चैंपियंस भिड़ते नजर आने वाले हैं, यानी कि ब्रीफकेस जीतने वाले बंदे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अगर ये मैच मेंस के मनी इन द बैंक से पहले होता है तो यहाँ पे नॉर्मली जे उसो और कोडी रोड्स जीत जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और घर जाएंगे। लेकिन अगर ये मैच मेंस के मनी इन द बैंक मैच के बाद में होता है तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ब्रीफकेस जीतने के बाद कैश इन करने आ सकते हैं। लोगन पॉल और जॉन सीना के बीच में भी हमको थोड़ी बहुत यहाँ पे राइवलरी नजर आ सकती है। जॉन सीना का फेस टर्न भी यहाँ पे हो सकता है और रोमन रेंज रिटर्न करके सेथ रॉलिंस का कैश इन रोक सकते हैं अपने भाई के ऊपर। तो इस मैच का जो लास्ट का मोमेंट होगा वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। हालांकि इस मैच को जीतने के चांसेस ज्यादा कोडी रोड्स और जे उसो के ही हैं, लेकिन रोमन रेंज का रिटर्न यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे प्रेडिक्शन। अब आप लोगों की बारी है। इस वीडियो में आपके पास दो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जीतने के चांस है। एक तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्शन कर सकते हो, जहां से मैं एक रैंडम विनर को पिक करने वाला हूं। दूसरी प्रेडिक्शन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हो, वहां पे मैं सबसे पहले जिसने सही प्रेडिक्शन की होगी उसको पिक करूंगा। तो दोनों जगह पे प्रेडिक्शन करो और अपनी जीतने के चांसेस डबल कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।